गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करेंगे लाख की चूड़ियाँ। ये क्लास 8 बसंत भाग 2 बसंत भाग 3 का दूसरा पाठ है। इसमें बदलू की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार बदलू बहुत ही सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ ही जो लाख की चूड़ियों का व्यापार है वो ठप होने लगता है और उसका स्थान कौन ले लेता है? कांच की चूड़ियाँ। तो किस तरह से बदलू का काम जो है वो बिल्कुल बंद सा हो जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कामतानाथ जो इस पाठ के लेखक हैं स्वयं उस गांव में जब बच्चे थे तब जाते होते थे और वे ही इसी कहानी को अपनी तरफ से ही बता रहे हैं। तो देखिए, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। अब बदलू जो थे वो लेखक के मामा के गांव के थे, तो लेखक को क्या कहना चाहिए था? बदलू कहना चाहिए था। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका कहकर ही बुलाते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन अर्थात आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, भट्टी जिसमें कि वो लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती। मुंगेरियां क्या होती है बच्चों? गोल मुठियादार एक लकड़ी होती है जो ठोकने और पीटने के काम आती है। तो सामने बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए अर्थात मांचा चारपाई पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार क्या होता है बच्चों? जिस पर चूड़ियां वगैरह सब सामान मिलती हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक अर्थात पुराने समय से उनके जो पुरखे भी यही काम करते आए थे, उनके पिताजी, उनके दादाजी। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत अर्थात वो चूड़ियां बहुत बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। तो फिर किससे बेचता था? अगर वो पैसों से नहीं बेचता था तो वो किससे बेचता था? तो देखिए, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। तो
तो बच्चों, वस्तु विनिमय क्या होता है कि एक वस्तु की बदले में दूसरी वस्तु ले लेना, यह क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू को अनाज दे जाते और चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर इसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना अर्थात बहुत ही मेहनत करनी पड़ी उसको मनाने के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो बदलू, जो इतना सीधा स्वभाव का था, उसको भी एक बात से चिढ़ थी। तो बच्चों, उन्हें किस बात से चिढ़ थी? देखें, वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ उठना अर्थात एक अंदर अंदर अपने तनाव, अंदर ही अंदर जलन उसको महसूस होती, ईर्ष्या महसूस होती और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही मुझे वह 1-2 गोलियां बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा कि तभी मेरे पिताजी के एक शहर में बदली हो गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में अब मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी। चूंकि बच्चों वो बड़ा हो गया था तो लाख की गोलियां उसे अच्छी नहीं लगती थी और कुछ उसे याद भी नहीं था। अतः गाँव में गए हुए कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव के में लगभग स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका,
आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों कोई पूछे तब हो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, वह जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी अर्थात बच्चों जो मौसम के अनुसार आती है, जैसे ज़्यादा सर्दी का मौसम है तो खांसी आने लग जाती है ना, उसे बोलते हैं फसली खांसी। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। तो देखो बच्चों, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं से तात्पर्य क्या है कि मशीन से जो काम एक काम को जो 10 लोग करते हैं, और यदि मशीन आ जाए तो उसे वो अकेली मशीन ही करेगी और एक ही उसे संभालेगा, तो उस काम को 9 जने जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर अर्थात मेरे सामने देखकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे भी दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत में मतलब एक वक्त में। आम लोगों की बात और है, आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में भर लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी मतलब बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी, अर्थात उसने कम पैसे में अपने लाख की चूड़ियों को नहीं बेचा था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से
टूट जाए, अर्थात उसका व्यक्तित्व बहुत ही मजबूत था। तो देखा बच्चों, कितनी ही अच्छी कहानी है ये, जिसमें बदलू के बारे में बताया गया है और कैसे समय बीतने के पश्चात उसका काम खत्म हो जाता है और कैसे उसने इस कहानी के माध्यम से हमें बताया कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।